अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। आज आप पर्पल डे मना रही हैं? हाँ, आज मैं पर्पल डे बना रही हूँ। ट्यूनिंग कर ली है हमने अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। शुएब ओके, ये पर्पल क्यों पहना है आज ज़रिया आपने, थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम का जरा करते हैं आगाज। और सबसे पहले हम बात करेंगे इब्ने इंशा की। मज़ाह निगार, शायर, मुनफरद असलूब से तहरीरों में जिन्होंने रंग भर दिया। बात इब्ने इंशा की हम करें क्योंकि दुनिया से कूच किए 44 बरस आज बीत गए और आज की जो उनके दिन के हवाले से खूबसूरत याद है उसका जिक्र करते हैं कि आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। तो इब्ने इंशा के हवाले से यूँ तो बहुत सारे अशार हैं जो वो कह गए, जो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन एक बड़ा कॉमन शेर है जो कि लोग अक्सर कह देते हैं, इंशा जी उठो अब कूच करो। अच्छा, ये हम इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं जब हम खुदा ना खास्ता या फॉर दैट मैटर कभी ऐसा मेंशन करना पड़ जाए कि किसी शहर से किसी दूसरे शहर में कोई जा रहा है या आप जा रहे हैं, तो फिर आप इसी तरह फेसबुक स्टेटस भी लगाते हैं। ऐसा ये उस वक्त भी होता है अमूमन शुएब के बाज़-औक़ात आपको किसी ने थोड़ा सा कहीं पर बेइज्जत कर दिया है, थोड़ा सा आपकी हो गई है, तो वहां पर भी लोग कह देते हैं इंशा जी उठो आप कूच करो। दैट मैटर्स के अब जो आपकी यहाँ पर दाल है वो गलने वाली नहीं है, लिहाजा अब आप यहाँ से उठ जानी चाहिए। लेकिन हम नहीं उठ रहे, हम इधर ही खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। इब्ने इंशा से मुतालिक हमने एक जबरदस्त सी रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन चले आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि 15 जून 1927 जालंधर में उन्होंने आंख खोली। रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। यूनेस्को के सफ़ीर की हैसियत से यूरोप और एशियाई ममालिक के उन्होंने दौरे किए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यानी जहाँ जहाँ गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यानी सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइंदगी उन्होंने की। यूनेस्को की हमने बात की है, हम यूरोपीय ममालिक की बात करें, बहुत से फोरम्स की बात करें। इब्ने इंशा जिनका शुमार उर्दू के उन मायनास कलमकारों में होता है जिन्होंने नज़म और नसर के मैदान में अपने फ़न के झंडे गाड़े। एग्जैक्टली और उन्होंने कॉलम निगारी में भी खूब शोहरत कमाई। तो जैसे कि शुभ ने पहले भी कहा ना कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया। तो चाहे वो शायर हो, चाहे वो कलाकार हो या फिर फनकार हो, अगर पाकिस्तान से वाबस्तगी हो और अगर गैर मुल्क जाकर वो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना करे, तो यूं कह लीजिए कि पाकिस्तानी की जो एक तमा है ना, वो दिल में दबी रह जाती है। तो इब्ने इंशा की गजलें हो या नज़में हो या उनकी जिंदगी का अहवाल हो, एक खूबसूरत सी रिपोर्ट है, जरा मुलाहिज़ा कीजिए। अब कूच करो इस शहर बली को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर बली को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो। चलें जी, रिपोर्ट आपने देखी इब्ने इंशा। आप पीजिए चाय, मजे चल रहे हैं सुबह सुबह। जरिए आपके पहले इसने ग्रीन टी पी, अभी चाय पी रहे। कॉफी तो नहीं पीनी इसके बाद? नहीं, कॉफी नहीं पीनी। एक्चुअली पता है जब तक आपका सुबह गला ठीक ना हो तब तक आपको शो परफॉर्म करने में भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। कर रहे हैं आपका? हाँ, दबा देते हैं? नहीं वैसे वाला नहीं दबाना। मतलब कोई ना कोई इसके लिए आप टोटका कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वैसे भी मौसम बदल रहा है, बारिशें खत्म हुई है, वैसे तो अच्छा हुआ बारिशें हुई क्योंकि खुश्क सर्दी बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन जो ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, चीजें अब नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जब जो ही मौसम के बेहतर होने की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे चीजों के आबादियारी की भी बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करेंगे, क्रिकेट के मेले के हवाले से बात करेंगे, उस मैदान के हवाले से बात करेंगे जो अब से कुछ दिन बाद सजने को है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 2022 और 2023 के नशरियाती हुकूक के लिए पीटीवी स्पोर्ट्स और ARY के कंसोर्टियम के साथ मुआहदा तय पा गया है। जबरदस्त जी। और शायकीन क्रिकेट इन दोनों सीजन के जो मैचेस हैं वो पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स पर अब बराह रास्त देख सकेंगे, दैट टू इन HD। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में जो फरीकैन इन्होंने मुआहदे पर किए हैं दस्तखत। पीटीवी स्पोर्ट्स, ARY ने दो इदारे जिन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई और नशरियाती हुकूक हासिल किए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा कि इस तारीखी मुआहदे पर PTV और ARY पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यानी 3 इदारों की बात कर दी कि इनको मुबारकबाद देते हैं। और जो आमदनी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जो आमदनी है ना, ये बताती है कि PSL इज अ ब्रांड इटसेल्फ। PSL एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन इस एक खबर के बाद कहीं पर उठा मरोड़, पर हुई तकलीफ, कहीं हुआ दर्द। ये क्यों हुआ जनाब? PTV हो, ARY हो,
for that matter, it's about PSL, it's about our PSL, पाकिस्तान का सुपर लीग। जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो पाकिस्तान से वाबस्तगी फिर किसी शहर या जिले की नहीं होती, फिर किसी सूबे की नहीं होती, ये होती है एक, हम कहते हैं कि सेंट्रल, एक विफाक, एक ऐसी मजबूत कड़ी जिससे तमाम लोग जुड़े हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि जब हम पाकिस्तान के नाम लेते हैं तो पाकिस्तान दिल की मानिंद है और दिल में हर एक शरेआन से खून आता है। तो इसी मामले पर आज बात करते हैं कि यूं तो पाकिस्तान में पहले होने वाली जितनी भी शुएब एक्टिविटीज होती थी क्रिकेट के हवाले से हम देखते हैं, जो हमारी मुखालिफ सिमत है वहां से बॉर्डर के उस पार से आवाजें उठा करती थी, लेकिन न जाने इस बार ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठा। हालांकि खेल तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, मुझे लगा इस बार खेल खेल में तमाशे ना हो जाए। तमाशे ना हो जाए। तो जनाब डायरेक्टर पीटीवी स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान नियाज साहब इज विद अस इन द मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Good to see you, Shoaib and Zainab. थैंक यू सो मच। Very good morning to you. जबरदस्त। Thank you, अच्छा, sir. ये जो है ना, ये पर्पल, मैं इससे पहले कि मैं सवाल करता आपने जवाब ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस अच्छा, है। दूसरा आपने इनके गले के बारे में बात की थी, दबाने की। जी, जी। आज का गले में खराश हो तो मास्क पहन लेना चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि इतना तैयार होने के बाद मैं पहले मास्क पहनूं और फिर मैं शो परफॉर्म करूं, मतलब मेरी के सारी तैयारी धरी की धरी रह It's a 6 foot distance, so I'm safe. एनीवेज डॉक्टर नुमान साहब, जिस तरह से अभी हमने खुद भी डिस्कस किया और कल से ये खबर गर्दिश में है कि माशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स हो, मतलब पीटीवी स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करें या फिर एयरवाई स्पोर्ट्स के हवाले से हम लोग बात करें, तो ये एक कोलैबोरेशन है। लेकिन ये मामला बहुत ही दिनों से चलता आ रहा था, जिसकी हाइप कल जाकर जनरेट हुई जब मुआहदा तय पाया। उसके बाद मैंने ट्विटर पर आपको मुबारकबाद भी देखी। वैसे तो आप ट्विटर पर बड़ा बिजी रहते, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, बिल्कुल बट एनीवेज मैंने मुबारकबाद आपको जरूर दी। लेकिन शुएब की ना देखता, आपकी देखनी मजबूरी है। लेकिन जहां पर मुबारकबादों का तांता था वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ शोर और वलवला भी था। लेकिन वो सारी बातें हम बाद में करते हैं, पहले ये बताएं बतौर डायरेक्टर पीटीवी स्पोर्ट्स आपकी क्या ख्वाहिशात है, कहां देखते हैं आप पीटीवी स्पोर्ट्स को, कितनी खुशी महसूस हुई कल? देखें, ऑब्वियसली आप खुशी की अगर बात कर रहे हो तो नॉट ओनली कि ये कमर्शियल डील है पाकिस्तान सुपर लीग, इसके साथ जब हम एसोसिएट हुए और जब हमने हाईएस्ट बिड की, तो आप हमेशा जब बिड करने जाते हो तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हो। यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट और हमारे पार्टनर्स, हम लोगों का एक फोकस था कि यार पीएसएल में अगर थोड़ा ज़्यादा भी देना पड़ गया और थोड़ी कम कमाई हुई ना हुई, बट एटलीस्ट वी शुड एक्सपैंड और वी शुड कंसोलिडेट द ब्रांड विच इज़ पाकिस्तान सुपर लीग। क्योंकि पीएसएल जो है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा सोशल इंट्रोडक्शन है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इनिशियली इन द 1950s आपको ओवल टेस्ट में फजल महमूद नजर आ गए तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हनीफ मोहम्मद ने 337 कर दिया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ज़हीर अब्बास ने 274 कर दिया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सिर्फ हॉकी हमारा रिकग्निशन होता था, उनकी वैसे भी ग्रीन शर्ट्स होती थी। सो 1960 के ओलंपिक्स में जब हम गोल्ड मेडालियन जीते हॉकी में, तो जब वो तराना बज रहा था तो 2 फॉरेन खवातीन ने ये कहा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। सो एक्चुअली स्पोर्ट्स आपका सोशल इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, नाउ अगर आप देखो तो हमने, ठीक है, 90s में क्रिकेट में डोमिनेट किया, वर्ल्ड कप भी जीता, वी प्रोड्यूस रॉलिकिंग सुपरस्टार्स, हॉकी नीचे चले गई, स्क्वॉश यू कांट फॉरगेट कि 30 टाइटल्स हैं आपके, वर्ल्ड टाइटल, जहांगीर खान, जानशेर खान, हाउस होल्ड नेम्स थे। बट देन पीएसएल, वो जो एक डाइंग स्पोर्ट्स कैनवस था, उसमें पीएसएल इज ए रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान एंड द यंगस्टर्स। यहाँ तक ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना, जो कि मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा एज एन एनालिस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे बजाय के पाथवे से आते, वो पीएसएल से डायरेक्ट सुपरस्टार्स बन रहे हैं। तो पीएसएल में हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी थ्रू कमर्शियल एयर टाइम, बट इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग एंड कंसोलिडेटिंग दिस ब्रांड। और ये पाकिस्तानी नेस है। ये देखिए, बेशक टीम्स के नाम होंगे पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स, लेकिन प्रोविंशियल नेशनलिज्म भी होता है ऐसे ही। तो आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं। यू एंड आई, वी वुड लाइक टू सी इस्लाम और यूनाइटेड विनिंग। ट्रू, ठीक है, लेकिन एट द एंड नहीं, ये सही लाहौर कलंदर्स वाली है। नहीं, अच्छा, उसमें मैं ये भी बोलूं कि मैं इस बात को किसी और तरीके से ले रही थी। नहीं, मैं तो फिर बहुत सेफ हूँ। माइंड ना करना, फिर तो कोई चांस नहीं। टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी ना, तो कल जब हमने देखा ना, यकीन कीजिए एयरवाई फैमिली डेफिनेटली खुश होगी। बीइंग अ पीटीवी फैमिली मेंबर, मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर पीटीवी स्पोर्ट्स एज वेल। मतलब ये नहीं कि आप अभी तक हम लोग कहते थे कि हम स्टेट मीडिया टीवी पर काम करें, लेकिन जब स्टेट मीडिया टीवी फ्लरिश करता है और ऐसा बिजनेस जनरेट होता है, डेफिनेटली बाकी लोगों के लिए भी फिर मौके खुलेंगे। पीएसएल सीजन में क्या पता न्यू हायरिंग्स हो, न्यू इंटर्नीज हायर किए जाए, बहुत कुछ होगा। एग्जैक्टली सर, इसमें मुझे बस एक बात आपसे ये जाननी है, ज़रा हम तो खुश हैं, बट आपका माशाल्लाह ब्लड एंड स्वेट है पीटीवी स्पोर्ट्स में, माशाल्लाह 92 से आपने इसका साथ है।
पीटीवी के साथ, तो आपकी खुशी कैसी है? हम सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद है। मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा। Okay. एक तो कॉन्ट्री टू द परसेप्शन, शायद आपको भी ना पता हो कि पीटीवी स्पोर्ट्स एज ए स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स चैनल इज नंबर 1 इन द Wow. टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। Okay. रेटिंग्स, ओके रेवेन्यू जनरेशन, ओके, ब्रांड वैल्यू, वाओ। ठीक है, एंड कंज्यूमर डिमांड। स्लो क्लैप। तो इट इज नंबर 1, राइट। सर रेटिंग्स बता देना, मैं तो कहता हूँ। हमारी वर्ल्ड कप की रेटिंग कंसोलिडेटेड 13.1 थी। वाओ। फिर जो दूसरा चैनल था उसकी 7.21 थी। ह्यूज डिफरेंस। हाँ, और जो तीसरा चैनल था उसकी 3.45 थी। वाह। सो ये परसेप्शन, हालांकि हम एसडी में थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एचडी, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला जो पीएसएल का पहला मैच है वो हम आप हाई HD में। डेफिनेशन में देखेंगे। वाओ। सो एक तो ये बात है। दूसरा मतलब प्रोड्यूसर साहब प्लीज लॉक दिस खबर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि इंशाल्लाह हमारे शायकीन क्रिकेट जो है वो पहला मैच एचडी में देखेंगे। नाउ कंटिन्यू। लकीली और अनलकीली मैं पहले दिन से पीटीवी स्पोर्ट्स के फाउंडर टीम के साथ, यस। सो आई हैव सर्वाइव्ड, बाकी कहीं कहीं गुजर गए। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने मुझे याद है हमने शुएब अख्तर को हायर किया था, वो इमीडिएटली रिटायर हुआ था। तो इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटायरमेंट हमने हायर किया You introduced और वो एक him. कनेक्ट हो गया। तो हम एसडी में थे, हमारे कंपेटिटर एचडी में था तब भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पोर्ट्स, सही। तो 10 स्पोर्ट्स की बात कर ठीक, रहा हूँ। तब जियो सुपर भी होता था राइट्स के साथ। तो पता नहीं क्या है कि एक कनेक्ट बना हमारा। और अच्छा, अभी आपने बात की स्टेट ब्रॉडकास्टर की, शायद पीटीवी स्पोर्ट्स बाकी नेटवर्क से इसलिए अलग है कि वी एक्वायर राइट्स ओपन मार्केट में। हम सैटेलाइट सेवी हैं, हमें compete करना है सैटेलाइट चैनल्स के साथ। बिल्कुल। टेरेस्ट्रियल पे हमारी प्रेजेंस जरूर होती है, लेकिन हम Compete हमें compete करना करते हैं केबल एंड सैटेलाइट पे। उसके बाद उसकी हमारी जो अर्निंग होती है ऑब्वियसली वो हमें अलाउ करती है कि हम बड़े वेंचर्स को यस। जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। मेरी खुशी इसलिए है कि अगेन दिस इज एन अचीवमेंट एंड दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ द नेटवर्क। बिल्कुल। इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स के पास वी आर द एक्सक्लूसिव राइट ओनर्स ऑफ पीसीबी राइट्स, बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीज प्लेड एट होम। हमारे पास आईसीसी राइट्स हैं 2023 तक, हमारे पास पीएसएल है, हमारे पास क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, एईडब्ल्यू रेसलिंग है हमारे पास, हमारे पास इंग्लिश प्रीमियर लीग है। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेंटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। वाओ। जबरदस्त। सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी पीटीवी स्पोर्ट्स बहुत रिच है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, बस हमें 2 अच्छे होस्ट चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको थैंक यू सर। लवली मायनों में। एनीवेज डॉक्टर नुमान साहब, ये तो हमने आपकी खुशी का ठिकाना और अपनी भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से छलक रही थी, लेकिन एक जो एक नेगेटिविटी हम लोग देख रहे हैं गुज़श्ता चंद रोज से, जिस पर इश्तिहार भी शाया हुए, बहुत कुछ होता रहा, बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा होता रहा, अब तो खुलकर बात होने लगी है। और नाम लिए बगैर भी अगर हम बात करें तो भी हमारे व्यूअर समझ जाएंगे, नाम लेकर भी बात करें तो भी व्यूअर समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यूअर जानता है कि हम क्या कह रहे हैं। ARY और पीटीवी, इनकी कोलैबोरेशन पर यह कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लान था, यहाँ पे किसी एक ग्रुप को पीछे करने के लिए सब कुछ साजिशें की जाती रही, इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है, मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। ये ऐसी बिहाइंड द सीन एक BTH होता है, एक BTS होता है। व्हाट इज बिहाइंड द सीन सिचुएशन सर? ओके, देखें, आई विल बी वेरी एक्सप्लिसिट द वे आई एम। यस। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि ये दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ वल्गर कमर्शियलिज्म। कॉर्पोरेट जितना भी है उसमें ये चीज़ें होती हैं, तो ये हमें दे कैन नॉट टर्न अस डाउन, नंबर 1। नंबर 2, ये कंपटीशन है, कंपेटिटिव स्पेस है। कौन स्पेस ले जाता है और कौन अचीव करता है, और जो अचीव नहीं करता, तो ऑफ्टन इट इज़ ए स्टोरी ऑफ सार ग्रेप्स। ठीक है। अभी जो आपने मेरे से पूछा, जहाँ तक कंसोर्शियम की बात है, इनिशियली मैं भी आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास ये कंटेंट है। नाउ इंटरनेशनल मार्केट में जो कंटेंट है स्पोर्ट्स का, वो बहुत महंगा है। एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट 95% ऑफ द स्पोर्ट्स चैनल अराउंड द वर्ल्ड ये लॉस में जाते हैं, इनके नेटवर्क्स ऑफसेट करते हैं। तो पीटीवी स्पोर्ट्स इज समथिंग डिफरेंट। वी आर लकी कि हम हमेशा, हमारा पीएनएल बहुत तगड़ा रहा। नाउ उसमें अगर आप एक चीज़ नोट करो कि US डॉलर की पाक रुपी की डिस्पैरिटी, अब मैंने बाहर US डॉलर में देना है, ठीक हो गया। सो और हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की मार्केट है छोटी और वो सैचुरेट हो रही थी। कितना आप कंज्यूम करेंगे, कितने आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। वो अब जब से PSL आया, फिर ICC वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स, तो वो पूरे साल का एक कैलेंडर है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आपका जो टोटल आउटले है स्पोर्ट्स का, वो 3-4 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का नहीं होता। तो जब इतने इवेंट्स में आपने इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर क्या करेगा? सो उसके लिए आपको आउटले बढ़ाना। अच्छा, अब पीटीवी जो है वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया था, तो हमारी मैनेजमेंट ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी साहब,
उन लोगों का ये आइडिया था कि नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो डेफिनेटली। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आई। अच्छा। अब हमने जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का किया तो हम ऑब्वियसली एक स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, तो हमें पेपरा रूल्स को फॉलो करना है, जिससे अभी आजकल बहुत अजीबोगरीब ये बातें कहा हो जा रहा रही है कि पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंच रहा हैं। है। मैं वो अभी आता हूँ खजाने को कितना हाँ, नुकसान उसको जरा- पहुंचा। सो यार आप बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, सो जहाँ तक ताल्लुक है हमने पेपरा के रूल्स का, तो हमने एडवर्टाइज किया एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये था 10 अगस्त को। फिर हमें ख्याल आया कि यार हमने चैनल को स्पेसिफाई नहीं किया, हमें स्पेशलाइज्ड चैनल चाहिए, तो एडेंडम दिया हमने 13 अगस्त को। तो जो 10 अगस्त को ईओ आया, तो 14 दिन 15 दिन जो होते हैं पेपरा की जो प्री रेक्विजिट है, तो हमने 24 को डेट दी हुई थी कि हम रिसीव करेंगे प्रपोजल्स। अच्छा, ये प्रपोजल्स बिजनेस प्रपोजल्स की बात हो रही है, ठीक हो गया। सो जब हमने 13 को एडेंडम दिया, तो हमने वो तारीख बढ़ा दी 27। ओके। कौन सी पेपरा की वायलेशन है। उसके बाद एक इंटरनल एवेल्युएशन कमेटी थी, उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की, जो भी प्रपोजल्स आए, जो हमारे प्री रेक्विजिट्स थे और जो हमारी आस्क थे। उसके बाद एवेल्युएशन कमेटी ने री एवेल्युएट किया, नंबर मतलब पॉइंट्स दिए, और उस पे जो है आपने एक पार्टनर को सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसमें ये पीटीवी और सिर्फ एयरवे कम्युनिकेशंस नहीं था, इसमें साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया हाउस है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्रुप एम। सो इट्स ए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ओके। ठीक हो गया। तो ग्रुप एम जो है वो ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं आएगा बिड्स में, और वो क्योंकि मीडिया हाउस है, This will participate इससे पहले indirectly. पीएसएल जो आजकल मतलब मसले क्रिएट करते हैं, पीएसएल एक मीडिया हाउस उठाता था जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है। सो इस बार पहली दफा हुआ है कि पीएसएल रियल ओनर्स के पास आई, यानी कि जो प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं। राइट। अच्छा, फिर हमने 16 तारीख को एग्रीमेंट साइन किया। सो हमने पेपरा की कहीं से भी कोई खिलाफ वायलेशन वर्जी नहीं नहीं की। अब वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो आपने सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए किया था। लेकिन अगर आप ईओआई को पढ़ें तो पहली लाइन में लिखा हुआ है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक राइट्स एक्विजिशन। तो जो पीएसएल है वो डोमेस्टिक है। अच्छा, जो हमारा बैक एंडेड एग्रीमेंट हुआ था ट्राई पार्टी, उसका क्लॉज 3.4 क्लियरली हमने उस पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इधर वे होगा, और पीएसएल के लिए हम दो और एवेल्युएट करके उसके मुताबिक एक और एग्रीमेंट करेंगे। ओके। सो एवरीथिंग जो है इट इज अंडर द एम्बेट ऑफ पेपरा। कोई पेपरा वायलेशन नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर। जो बेहतर बिड थी बिल्कुल सही है। वो जो है उसके साथ हम चले गए। सो कोई अच्छा, मजे की एक और बात है कि जो आजकल जहाँ पे आप जिस चैनल पे शोर मचता हुआ देख रहे हाँ हैं, जी। वो इस ईओआई में प्रपोजल लेके ही नहीं, Exactly, शाबाश। bid ही नहीं वो किया आए नहीं उन्होंने, थे, और exactly. अब वो तकलीफ उन्हें खामखा हो रही है। वो इसलिए कि वो बिड में गए थे बिड में गए Yes. थे। और बिड में वो हार गए। बिल्कुल सही है। तो और that's बिड it. में जो सबसे ज्यादा बोली थी वो पीटीवी स्पोर्ट्स और जी, एयरवे ने Airway लगे की, और वो और ये उन्होंने जीते। 2 केसेस किए थे, जो कि मैं ऑब्वियसली सब जुडिस है तो बोलूंगा नहीं, बट एक ही दिन में 2 केसेस थे, और जो बिड वाला था वो तो उसी वक्त खत्म हो गया, खारिज हो गया। बट हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर कि मतलब ये कि एक तो ये कि आप हार गए, लेकिन उससे पहले भी जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बाकायदा तौर पर इश्तिहारात दिए गए हैं प्रिंट मीडिया में, और कहा यह गया है कि आप जो हैं वो इदारों को इश्तिहार ना दें क्योंकि ये गलत तरीके से हुआ है, ये बेईमानी की गई है। मतलब यहाँ मतलब इतना कोई पर्सनल कुछ हो सकता है, ग्रजेस हो सकते हैं। देखिए, वो तो अब ऑब्वियसली अगले का माइंडसेट है, बट इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उनको भी सोचना चाहिए। दे आर पाकिस्तानीज एंड दे हैव देयर ओन वैल्यू, दे हैव देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक हो गया। अब आप इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आप अगर सब जुडिस मैटर है तो उसमें अगर आप इस किस्म के इश्तिहारबाजी करेंगे और आप क्लाइंट्स को कहेंगे, एक तो ये अनएथिकल है, दूसरा ये मैं तो समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में भी आता है राइट। कि अभी तक सब जुडिस और पहले मैटर भी है वो और आप उसी ये की कर रहे सजा हैं। भुगत रहे हैं। और तीसरा, आप किस चीज को हर्ट कर रहे हैं? यस। पाकिस्तान सुपर लीग को, जो कि So, पाकिस्तान पाकिस्तान का है। सुपर लीग क्या है? वो पाकिस्तान of का इंट्रोडक्शन है ग्लोबली। Yes. वो पाकिस्तान का ब्रांड है, जनरेशंस का एसेट है, नई जनरेशंस का होप है। दे हैव टू लिव देयर ड्रीम्स एंड टर्न देयर ड्रीम्स इनटू डेक्सटेरिटी। ये एक प्लेटफॉर्म है जो शोकेस करता है टैलेंट को। आपने शादाब खान देखा, आपने हसन अली देखा, आपने शहनशाह अफरीदी देखा, आपने हारिस रऊफ देखा, आपने शाहनवाज दानी देखा। ये कहाँ से आए हैं बच्चे? ये पीएसएल से आए। सो आपका जो पहले एक पाथवे होता था, उसके अलावा भी अब एक पैरेलल आपके पास प्लेटफॉर्म है फॉर द किड्स टू ग्रो इनटू सुपरस्टार्स। तो मेरे ख्याल में हमें इससे बढ़ के सोचना चाहिए। खुदा ना खास्ता आप मुझे बताएं
ये राइट्स डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो नुकसान। एयरवाई चला जाए, पीटीवी चले जाए, हमें क्या, मैंने भी आपको इन्वेंट्री गिना दी, यस मेरे पास पीएसएल, मैं कैरियर बन जाऊँ, ठीक है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को आप हर्ट कर रहे हैं, जो कि 50 से 60% उसकी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ वो जो फाइनेंशियल में आपको आउटले की बात कर रहा था कि बिड्स इतनी हाई गई, और इस वजह से जब डिजिटल राइट्स उठाए गए, थर्ड पार्टी ने जो उठाए, वो 150% ज्यादा उठाए पिछली बिड से। तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड का आउटले ग्रो कर। अच्छा, अब आउटले में क्यों बार बार कह रहा हूँ, अभी जो आपके पास फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन कास्ट आती है, वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपकी जो कैपिंग है उसमें आप A++ प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वो A++ प्लेयर्स कौन है? वो रॉस टेलर है, वो जो रूट है, वो केन विलियमसन है, वो जॉस बटलर है, स्टीवन स्मिथ है, डेविड वार्नर है। तो आप जब हम लोग एज ब्रॉडकास्टर्स, हम जब इसको अपनी कॉस्ट पे, हालांकि हमारी कॉस्ट, हमारा रिस्क मिटिगेशन अगर आप देखो तो हमने महंगी एक चीज ली है, हम उसके रिटर्न ले सकें या ना ले सकें, इसमें भी मैं आती हूं जरा। हेल्प किया है पीएसएल, ठीक है ना। सो अब अगर पीएसएल ग्रो करेगा तो आपको मौका मिलेगा कि डेविड वार्नर्स भी आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, AA+ बिल्कुल आप वर्ल्ड 11 के साथ खेल सकेंगे अपने पीएसएल में। ये मैंने कहा वर्ल्ड 11 प्लेयर्स के साथ खेल सकेंगे पीएसएल में, वर्ल्ड लेवल के, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी भी बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन हमें एक स्टेप और आगे जाना है, इसको और बढ़ाना है। सर हमने तो आगे जाना है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा हुआ, क्या इससे एक दिन में या चंद घंटों में कुछ नुकसान पहुंचा? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक तो उनका तो केस उसी दिन उनके हाथ में आ गया था कि आपने बिड प्रोसेस ठीक किया, कोई और फोरम है जहाँ पे आपको ग्रीवेंस के लिए जाना चाहिए, तो वो उन्होंने बाईपास करके वो सीधा चले गए थे कोर्ट में। ठीक। दूसरा, हमने एग्रीमेंट साइन किया है इन प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यस। पीसीबी ने भी सारे अपने जो उनके प्रीरेक्विजिट्स हैं, जो पेपरा के रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने भी पूरी की हैं। कहीं हमें जो कोर्ट है या लीगली कहीं पे भी हमें रोका नहीं गया, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। सही। सो हमें कोई इशू नहीं है, वी आर द लीगल राइट ओनर्स, एयरवे और पीटीवी का जो कंसोर्शियम, बिल्कुल, वी आर द लीगल राइट ओनर्स ऑफ PSL 7। See the smile on his face, we are the legal right owners। लेकिन सर इसमें फिर भी वो एक सवाल जो उठाया, जरा आपने थोड़ा सा उसको आंसर तो किया, बट पीटीवी ने अकेला क्यों नहीं किया? क्या अकेले कर नहीं सकते थे? यार, आप तैयारी कहाँ से करके आए? सर मेरे पास एक पीर साहब है। ओके, देखो, पाकिस्तान टेलीविजन अकेला कर सकता था, बट अब आपने जरा गौर करना। मैंने अभी आपको क्या कहा कि राइट एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने ये 4.35 बिलियन का लिया, इट्स एन ओपन नंबर, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब 4.35 बिलियन का अगर पीटीवी उठाता तो क्या वो एक स्क्रीन पे इसको मोनेटाइज कर सकता है? ओके। क्योंकि जो कमर्शियल एयर टाइम होता है वो एक T20 में 35 से 40 मिनट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जो रेट कार्ड होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो हो जाता है, हम तो 15 लाख या 20 लाख का मिनट नहीं बेच सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं कैसी इन्वेस्टमेंट करूं कि मैं आधा भी ना कमाऊं? तो फिर आप रिस्क मिटिगेशन करके यू लुक फॉर पार्टनर्स एंड कोलैबोरेशंस, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया भर में होता है। सो इट्स नॉट अ न्यू ट्रेंड। तो उसके जो लॉजिक है वो ये है कि बिल्कुल हम अकेले जा सकते थे, बट अकेले जाके रिस्क कितना, बिल्कुल रिस्क मिटिगेशन। जी, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम, और दूसरा, जब आप कंपेटिटर होता है उसके साथ जाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। हमारे यहाँ कंपटीशन ये नहीं है कि ज़रियाब जो है वो कह के यार एक और खातून आ गई तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। नो, हमारे यहाँ अगर एक और खातून आएगी तो विल बी वेरी हैप्पी कि अब हम बेहतर compete कर पाएंगे। हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, अब आपको एक और खुशखबरी बताऊं। जी जी प्लीज। जो कि अगेन लोगों को नहीं पता कि पीटीवी स्पोर्ट्स, अभी 4 स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स चैनल हैं पाकिस्तान में। जी। पीटीवी स्पोर्ट्स का रेट पर मिनट जो कमर्शियल एयर टाइम का है वो हाईएस्ट है। ओके। सो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब हम लोग वो नहीं करते, चर्चा नहीं करते, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा पीटीवी नेटवर्क, आई ओन इट लाइक एनीथिंग। अच्छा डॉक्टर नुमान साहब, दिस इज नॉट अबाउट कि हम लोग सिर्फ इसी पर ही बात करें कि हम अकेले क्यों नहीं जा सकते थे। मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया, लेकिन बात आगे चलती गई। लागत के हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमती खजाने को से नुकसान पहुंच रहा है, जबकि फैक्ट्स कुछ इस तरह से है कि पीटीवी की जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है, लेकिन जो हम लोग मुनाफा ले रहे हैं वो 60% है। तो जरा ये फॉर्मूला क्या है, ये टर्मिनोलॉजी भी हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, जरा बाकियों की भी जो ज़हनी चीजें हैं थोड़ा उसको जरा खत्म करें। व्हाई सो? कल आप एयर में देखती रही हैं। मैंने आपको पूरा इंटरव्यू देखा सर। अच्छा, ओके, नाउ इसको भी मैं क्वालिफाई करूं और क्वांटिफाई करूं। सबसे पहले हुकूमती खजाने को नुकसान कैसे पहुंचा, वो ये कहना चाह रहे हैं प्रोबेबली
कि आपने कंपैटिटर एक मॉन्स्टर खड़ा कर लिया इन शेप ऑफ ए स्पोर्ट्स। तो पहले तो मैं क्लियर करूं इस प्लेटफॉर्म पे कि ए स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उनको स्पोर्ट्स लाइसेंस पैमरा ने दिया, उनको आईसीसी ने अलाउ किया कि वो आईसीसी का कंटेंट दिखा सकें, लेकिन हमारे जो अप्रूवल भी थे और जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी थी उसमें हमने 10 स्पोर्ट्स को एज कैरियर यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि एक नया चैनल जब आएगा तो उसका रेट पर मिनट और उसकी जो फेमिलियरिटी है आवाम के साथ नहीं होगी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्टैब्लिश्ड चैनल है उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो मोनेटाइजेशन हुई थी, दिखाया आईसीसी का जो वर्ल्ड कप था वो 3 चैनल्स में था पाकिस्तान में, लेकिन जो मोनेटाइजेशन थी वो 2 चैनल्स पे हुई थी, 10 स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स पे। अब जब आप पीएसएल की बात करते हैं, इट इज़ द सेम रेप्लिकेशन, वो बिल्कुल रेप्लिकेट मॉडल किया गया कि करियर होगा जो कि 10 स्पोर्ट्स होगा और ए स्पोर्ट्स जो है वो दिखाएगा ज़रूर, बट मोनेटाइजेशन हमेशा 2 चैनल्स पे होती है, 3 पे नहीं हो पाती। ये एक इंडस्ट्री का रूल है। तो ये तो हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर ये है कि नुकसान पहुंचाया कौमी खजाने को। 2016 का जो आईसीसी वर्ल्ड T20 था उसका पूरे पाकिस्तान में जो टोटल आउटले था वो 1.3 बिलियन रुपीस था। ठीक हो गया? इस कंसोर्शियम की वजह से, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से जो है 2021 का T20 वर्ल्ड कप, इसका आउटले 2.46 बिलियन तक पहुंचा। और पीटीवी ने इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट की थी इस वर्ल्ड कप के लिए, उसमें हमारा जो एस्टिमेट था उससे हमने 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये नुकसान पहुंचा या तकवीयत मिली कौमी खजाने को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, तकवीयत मिली ऑब्वियसली। और अगेन जब आते हैं हम एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर, हम सिर्फ कमर्शियली नहीं सोचते। अब जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात आई, जब बिड नंबर्स डिस्कस हुए, तो हमारी मैनेजमेंट, इवन एयरवाई, बिकॉज अगेन जो उनके सलमान इकबाल हैं, ऑब्वियसली कराची किंग्स जो है वो उनके एक फ्रेंचाइज भी है, सो उनका भी ये ख्याल था कि यार लेट्स हेल्प पीएसएल टू गेट कंसोलिडेटेड। आई होप कि आपको आंसर मिल गए, लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि हमको घाटे का सौदा करने जा रहे हैं। ये सारे पूरे एक प्रॉपर वर्क होता है, प्लानिंग से। प्लानिंग होती है। हमने अपने कंपटीटर खड़ा कर लिया है, कंपटीशन में आ गए हम, पीटीवी भी और एयरवे भी। Okay. मुझे ये बताएं, मैं ओपनली बोलूँगा, जब पीटीवी स्पोर्ट्स आया था तो क्या उस वक्त जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स नहीं था? तो पीटीवी ने कम्पीट नहीं किया। मार्केट में जो आप कंपटीशन करते हैं वो आप कंपटीशन करते हैं अपना, ऑब्वियसली जो आपका क्लाइंट होता है वो फिर ये देखता है कि आपको ज़्यादा मौका मिलता है इफ़ देयर यानी आपके कंपैटिटर मौजूद हो। मैंने अभी आपसे बात की, अगर मैं अकेला ही प्रधान हूँगा तो मैं मोनेटाइजेशन कैसे करूँगा, मैं इसको एक्सपैंड कैसे करूँगा? सो अभी आपको मैंने इतना बताया कि रेटिंग्स हो, कंज्यूमर डिमांड हो, कंटेंट हो, इन्वेंट्री हो, हमारा जो फ्यूचर कैलेंडर है, तो हमें किसी से खौफ कैसे आएगा? तो हमने कंपैटिटर कैसे खड़ा किया? अगर एक चैनल आ रहा है जिसके पास राइट्स हैं, तो 2 चैनल जो हैं उनके पास अब राइट्स नहीं। बिल्कुल सही। सो वो रिप्लेसमेंट हो रही है ना। ये तो नहीं है कि पीटीवी स्पोर्ट्स अकेला ही था हमेशा। सो कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी एंड हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। अब सर बताएं कि इस सारे सिनेरियो से पीएसएल को कितना फायदा और कैसे फायदा हो रहा है? देखें, अभी आपको मैंने बताया कि जो पीएसएल लास्ट टाइम गया था उससे 50 to 60% उनकी जो प्राइस वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू है मोनेटाइजेशन, वो बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो उनको कमर्शियल फायदा होगा, दूसरा जेन्युइन ब्रॉडकास्टर्स के पास आ गया, जेन्युइन ब्रॉडकास्टर, ठीक है, उसकी एक कैंपेन और होगी, उसकी व्यूअरशिप और होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके बाद उसकी मोनेटाइजेशन और होगी। अगर ये ब्रॉडकास्टर्स इस पीएसएल से पैसे कमाएंगे तो नेक्स्ट टाइम बिड वैल्यू और बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगी, ब्रॉडकास्टर की भी एक्सपेंशन होगी और आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस प्रोडक्ट की भी जबरदस्त जो होगी एक्सपेंशन होगी। ग्रेट। तो सिर्फ हाँ प्लीज मैं वैसे पूछना चाह रहा था आपसे, जरा ये बात तो जरा पीएसएल की कर रहे हैं और जरा एक इस मौदे के बाद के सिनेरियो की, लेकिन चूंकि आज साथ आप मौजूद हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स कमाऊ पूत तो बन चुके हैं माशाल्लाह, थोड़े से शेयर आपने कर दिए कि हम चर्चा नहीं करते, आज हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। एक तो ये कि आइंदा आने वाले दिनों में और क्या कुछ पाइपलाइन में है जो कि आज आप शेयर करना चाहेंगे? देखो बड़ा क्लियर है कि एक तो हमारे पास इस वक्त 2023 तक कैलेंडर पैक्ड है, ठीक है, पैक्ड, ठीक हो गया। जहां तक फुटबॉल लीग्स का ताल्लुक है, अच्छा ये भी आप पीटीवी स्पोर्ट्स को क्रेडिट दो कि हर इवेंट जो है
वो आपको मोनेटाइज होके प्रॉफिट नहीं देता। ठीक है, लेकिन आपने जब स्पेशलाइज्ड चैनल चलाना होता है तो आपको ऑल स्पोर्ट्स दिखानी है, इट्स बिल्कुल नॉट सही। प्योरली अ क्रिकेट। Exactly. पाकिस्तान की मार्केट में सिर्फ क्रिकेट मोनेटाइज होती है, और वो क्रिकेट जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, यस, राइट? बिल्कुल ऐसे। सो अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के सीजन्स हैं, आगे हम वो देख लें। अच्छा, अगेन AEW रेसलिंग जो है वो हम लेके आ रहे हैं, Okay. और अब हम कुछ और भी सोच रहे हैं। वो क्या और है? वो ये है कि अब टाइम आ रहा है कि आप अपने इवेंट्स क्रिएट करें, जो आपके लोकल स्पोर्ट्स हैं। ठीक आप है। लीग्स की तरफ जाएं, आप वो लीग्स हॉकी को की हो क्रिएट सकती है, करें। वो different हॉकी लीग sports, का है, okay. कबड्डी हो सकती है, बॉक्सिंग Wow. हो सकती है, मतलब मैं सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रूम फॉर ग्रोथ, और हमारा प्रोग्रेसिव है, और प्रोग्रेसिवली हमने आगे जाना है। अभी HD है, कल को हम सोचेंगे कि यार जब टेक्नोलॉजी और एनहांस होगी पाकिस्तान में, व्हाई नॉट कि हम 4K की तरफ जाएंगे। Okay. प्रोग्रामिंग, अच्छा प्रोग्रामिंग ये होती है कि ये भी मुझ पे कभी इल्ज़ाम लगता है जी कि एक ही प्रोग्राम है, गेम ऑन है, सिग्नेचर शो है। वैसे हमारा फुटबॉल का भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन मशहूर गेम ऑन है सर, क्या करें। सिग्नेचर एक ही होता Signature एक ही है। और अगर आप सारे दुनिया के स्पोर्ट्स चैनल्स उठा के देख लें तो उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली लाइव इवेंट्स या ऐसे। इवेंट बेस्ड होते हैं, ऐसे ही। प्रोग्राम बेस्ड नहीं नहीं होते। प्रोग्राम सिर्फ इंटेल्ड होता है ताकि आपको एक ऑन स्क्रीन अपॉर्चुनिटी मिले बिल्कुल और ऐसे। कैनवस मिले फॉर द Exactly. स्पॉन्सर्स टू गेट अट्रैक्टेड। लेकिन सर PSL के लिए हमारे पास कुछ है ऐसा नया कि हमारे शायकीन PSL तो देखेंगे, लेकिन जो उसकी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी या आने वाले फ्यूचर प्लान्स होंगे कुछ मैचेस के, उनके हवाले से भी कुछ स्पेशल ट्रांसमिशन रखी जा रही हो? एब्सोल्युटली, क्योंकि जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली हम जो इंटेल प्रोग्रामिंग करते हैं, और आप देखना शुरू हो जाएंगे चंद दिनों के बाद। सो इट्स ए प्रॉपरली डिवाइज्ड कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग का एक है कि हमने आगे कैसे चलना। जबरदस्त। सो बहुत कुछ है फॉर आपके नाजरीन के लिए, फॉर द व्यूअर्स। जबरदस्त। दे विल रियली एंजॉय, वो कहते हैं जो फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, All ऑल the द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन। एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं सिर्फ एक जुमले के साथ कि जो सर ने कहा ना बहुत कुछ होने वाला है, वाकई ही ऐसे होने वाला है, लेकिन उसमें बस कोशिश ये करनी है, जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट्स अबाउट PSL, इट्स अबाउट पाकिस्तान, Exactly. और हमें इकट्ठे मिलकर आगे चलना है, मिलकर PSL को आगे लेकर चलना है। साथ रहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेके एंड वापस स्टे आते हैं। ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अगर तुम जैसे गद्दार हमारे दरमियान न होते तो रियासत पर मंगोल काबिज नहीं हो सकते थे। हम दोनों मिलके अभी बहुत सी जाने लेंगे। तुम्हारी जबान है, अगर गुस्ताखी करेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे हलक से खींच दूं। तुम आज तक उस फितने का हिस्सा बनी रही। कुछ और जरूरी नामुकम्मल कामों की तकमील भी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा टॉपिक है हेल्थ से जुड़ा। जब हम बात हेल्थ की करते हैं, आपने अक्सर देखे हम टॉपिक्स लेकर आते हैं, जो दिल का कोई आर्जा लाहक हो उसकी डिस्कशन हम करते हैं कि दिल का मसला कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है आपने, लंग्स का मसला तो ज़रा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, कोई और इशू है आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मौजूद है। लेकिन आज जो मामला हम उठाएंगे वो ये, इमेजिन कीजिए कोई चिड़चिड़ापन महसूस करता हो, नींद की कमी हो, वजन अचानक से गिर जाए, कुछ ऐसे मामला होते हैं जिस पे ना आपको समझ आता है कि अच्छा मसला क्या है, ना ही डॉक्टर को समटाइम्स समझ आता है कि मसला क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस मसले की जिस पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है थायराइड से मुताल्लिक। ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में जो कि एक्सक्रीट करते हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। तो थायराइड एंजाइम, इसकी वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा मसला ये वेट वाला होता है, वेट लॉस, सडन वेट लॉस, गेन भी एंड लॉस भी। तो इस पर एक मिथ भी है कि सिर्फ आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड का इशू होगा। क्या वाकई सिर्फ आयोडीन की कमी है एक मसला, या कि और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन दिस थायराइड इशू? तो आज डॉक्टर रेहान उपल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले प्लीज यही बता दीजिए, आयोडीन की कमी क्या ये एक वाहिद रीजन होता है थायराइड के इशू का, या कि और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं? थायराइड के हवाले से अगर हम देखें तो ये मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो ये भी तकरीबन उस तरह से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बहुत कुलीदी मेजर रोल इसका है। जिस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जितने भी तोड़ फोड़ के अमल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे गले के अंदर एक छोटा सा गदूद है थायराइड। इसके पीछे छोटे छोटे दो और ऊपर और दो नीचे होते हैं जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। वो हड्डियों की तोड़ फोड़ के लिए होता है और ये बाकी मेटाबॉलिज्म के हवाले से, जिसमें हार्ट आ जाता है, गट आ जाती है, आंतों के हवाले से आ जाती है, टेम्परेचर बॉडी के रेगुलेट करने के लिए। तो इसकी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हम ब्रॉडली देखें तो हाइपो और हाइपरथायराइड। ठीक है, जिसमें ज्यादती या कमी? जी ठीक है। सब क्लिनिकल थायराइड वो जिसमें टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन पेशेंट प्रेजेंट उस तरह से कर रहा होता है। अच्छा। तो हाइपर, जो आपने बहुत शुरू में अच्छी बात है कि ये वो डिजीज़ है जो कि अक्सर डायग्नोज सही नहीं होती या ये मिस डायग्नोसिस में आती है। अब किसी को मसला है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा, मैदे का मसला है तो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा, और इसी तरह लंग्स का मसला है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि वो बहुत वाज़ेह नहीं होती, बड़े वेग से सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें डॉक्टर का वो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पिक कर ले। बिल्कुल ठीक है। तो हम अगर बात करें तो सब क्लिनिक उसमें हाइपोथायराइड या जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं कि जिसमें हर चीज़ उसकी स्लो हो जाती है, आंतों की मूवमेंट है स्लो होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाएगा, स्किन खुश्क ड्राई होना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन। अक्सर लोग डिप्रेशन के जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है साइकेट्रिस्ट उसको उसी लाइन पे सोच रहा हो, लेकिन इसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। ओके। हार्ट रेट इसमें स्लो होता है, हाइपरथायराइड के अंदर तेज़ हो जाता है, जो आप बात करते हैं, वज़न उसमें गिरना शुरू हो जाता है, भूख ज़्यादा लगने के बावजूद वज़न गिरता जाता है, ठीक है, एंग्जाइटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, इसमें डिप्रेशन आ जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ख़वातीन के अंदर मेंसेस हैवी होना, वो हाइपोथायराइड के अंदर आ जाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसकी मैं अक्सर बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपकी हाइपो में ना ज़िंदगी बिल्कुल डल सी हो जाती है, जिस तरह आप ब्लैक एंड वाइट टीवी के सामने कंटिन्यूटी में हैं, लेकिन इसकी ऑटो मोड पर हैं, लेकिन फिर भी चीजें उस तरह से नहीं हो रही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाए? What is the best way? अच्छा, इसको डायग्नोज करने का बड़ा सिंपल सा एक थायराइड का टेस्ट है, जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि खाली TSH भी अगर हम करके देख लेना तो TSH हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जब हमारा गदूद काम नहीं करता तो ब्रेन ऊपर से उसको कमांड देता है कि इसको मजीद बनाएं, और जब थायराइड काम नहीं करता तो TSH ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर ग्लैंड तेज़ काम कर रहा है तो इसके थायराइड के हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, जो मैंने हाइपर एक्टिव थायराइड की बात की थी, ओवर एक्टिव थायराइड की बात की थी। तो उसमें पेशेंट के ये सिम्टम्स, जो उसमें हार्ट रेट की बात हमने की थी कि हार्ट रेट भी हाइपर में ज़्यादा हो जाएगा। तो टेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो फिर जो शक हमारा गुजरता है, पहले तो सिंपल थायराइड टेस्ट करें, फिर हम उसके अलावा देखें कि क्या ये किस नोयत का थायराइड है। अगर उसमें पहले तो सिर्फ मालूम करना है कि इशू भी है थायराइड का, नहीं तो किस किस्म का इशू है। अ सिंपल ब्लड टेस्ट, TSH लेवल्स, TSH आमतौर पे, और उसके बाद फ्री T4 T3,
ये आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो अगर हमें ऑटो इम्यून को देखना है तो फिर उसमें एंटी थायराइड के टेस्ट आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किन depend, सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हो रहा है। सर जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ये टेस्ट करवा लें? जो मैंने सारे सिम्टम्स आपको शुरू में बताए एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वेट लॉस है, ये सब कुछ है। क्या इनफर्टिलिटी का मामला भी इससे लिंक्ड होता है? जी, इनफर्टिलिटी, बच्चों में ग्रोथ के इश्यूज। अच्छा, इवन अगर हम बात करें तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि जिस तरह हार्ट रेट ज़्यादा अगर हो उसमें भी हम इसको शक करेंगे। इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं। सॉरी, आपने हार्ट रेट की बात की, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या ज़रा सी वॉक की और एकदम हार्ट बीट बढ़ जाना, ये एक अलामत हो सकती है? यूजुअली रेस्टिंग में भी ज्यादा होता है, उसमें जिस तरह मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो उसमें तो ऑब्वियसली ज्यादा। आपने कुछ भी नहीं किया, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपकी हार्ट बीट तेज है, आपके घबराहट हो रही है। जी, रेजिडुअल हार्ट रेट ज़्यादा होता है। इवन उसके अलावा अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल लोगों का अगर डिस्टर्ब चल रहा हो तो उस पर भी हम शक करते हैं कि थायराइड तो नहीं। अच्छा, अगर मेटाबॉलिज्म ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत कॉमन डिजीज है, क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी रहते हैं, ये सीढ़ियां चढ़ गए उतर गए तो भी मसला है। वरना जैसे मेरी वालदा वो अक्सर कह देंगी मुझे गर्मी लग रही है, ठंड में भी कहेंगी कि गर्मी लग रही है और ब्लड प्रेशर वाला सीन है, तो क्या ये एक कॉमन फैक्टर है? जी बिल्कुल, मैं वो उसी तरफ अभी आने लगा था कि कोल्ड इंटॉलरेंस और हीट इंटॉलरेंस। मतलब पेशेंट को सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, सर्दी नहीं लगेगी। हाइपरथायराइड में, हाइपो में सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये दोनों में इनको डायग्नोज, जो आपने वो आयोडीन वाली बात की, मैं उसकी तरफ भी कर रहा हूँ। तो खाली आयोडीन, लोगों का ये मिथ है कि शायद आयोडीन हम सॉल्ट ले रहे हैं तो हमें तो हो नहीं सकता। लेकिन हम अगर कॉमनेस्ट रीज़न देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीमेल में ज़्यादा है। अगर हम मेल कंपैरिजन करके फीमेल में देखें तो उनमें ज़्यादा, और फीमेल में भी मिड 30s और मिड 40s या 50s तक की ब्रैकेट जो होती है, इसमें ज़्यादा हम देख रहे होते हैं। अब ये वो एज है जिसके अंदर पेशेंट के हम देखते हैं सिम्टम्स बहुत कॉमन, जो आप कह रही थी कि कभी गर्मी लगना, कभी सर्दी, उसमें हार्मोन्स दूसरे भी आ जाते हैं और उसमें थायराइड भी आ जाता है। डिप्रेशन का होना, वीपिंग टेंडेंसीज का होना। अभी वो एज है जिसमें बच्चे भी बड़े होते हैं तो मिडिल एज क्राइसिस भी चल रहे होते हैं, फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं। तो ये नहीं है कि हर लेडीज़ के अंदर हम उसी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक डॉक्टर होने के नाते ना, जिस तरह हम जब देखते हैं कि इसको ज़रूर रूल आउट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब हाइपोथायराइड की अगर हम सिम्टम्स उसको देखें, रीजंस देखें, तो उसमें कॉमनेस्ट ऑटो इम्यून आ जाती है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ वन, ठीक है, ऑटो इम्यून सबसे कॉमनेस्ट होती है, सबसे कॉमन है, सबसे, जिसको हम हशीमोटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। और वो आमतौर पे प्रेगनेंसीज और जो चेंज, क्योंकि लेडीज़ के अंदर बॉडी चेंजेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनमें टेंडेंसीज भी ज़्यादा होती हैं। फर्स्ट उनकी हार्मोनल फेज, फिर उनकी प्रेगनेंसी के साथ चेंजेस। तो समहाउ बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी कुछ लिंक्स हम ज़्यादा देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है इसमें, वो एक हामला खातून है, फिर जनरली हम इसको अगर करें तो वो खवातीन है, फिर बच्चे हैं, और फिर तो कोई भी एज ब्रैकेट है, लेकिन होते सब हैं या हो सब हो सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फीमेल की जरा वो ज्यादा है, प्रेडोमिनेंटली उनमें ज्यादा होता है। सर मेटाबॉलिज्म का इसमें क्या रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है उस इसमें? मेटाबॉलिज्म जो एक जिस्म के तोड़ फोड़ का सारा अमल है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मेजर रोल है थायराइड का। तो उस मुतल्लिक जो चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी वो भी थायराइड को। अब डायरिया होना शुरू होता है हाइपर थायराइड के पेशेंट को, उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ शुरू होता है, वो एंग्जाइटी में पेशेंट होता है, बहुत पैनिक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। गले में था थोड़ा सा दर्द, थायराइड वाला इशू नहीं था, ठीक है, गले में वैसी दर्द हो रहा था, मैंने तो डॉक्टर साथ ही बैठे हुए, तो मैंने सोचा कि चाय पीने पर इक्तफा किया जाए। बट बहरहाल हम डिस्कशन को छोड़कर गए थे ब्रेक पर जाने से पहले हामला खवातीन के हवाले से, प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से। तो चूंकि पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो हामला खवातीन हैं उनके साथ क्या इश्यूज रहते हैं अगर उन्हें थायराइड। बिल्कुल, डॉक्टर रेहान उपल साहब साथ मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई करें। सर थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। 9 मंथ जरा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उस खातून के लिए भी और बच्चे वाले के लिए भी, दोनों की सेहत से माशरे की सेहत है। तो ये थायराइड का इशू कहीं ना उनको तंग करे, इसके लिए क्या जरूरी होता है? एक तो आपने टेस्ट की बात की कि पहले से लेवल्स चेक करें, उसके अलावा 9 मंथ्स क्या चेक करते रहना चाहिए? जी, एक तो ये कि प्रेगनेंसी जब प्लान करना हो तो उस वक्त देख लें, और जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी कुछ टाइम बाद हमने अगर शक, वही क्लिनिकल इंडेक्स अगर ऐसा हो तो हमें देखना है कि कोई बुरा नहीं है। और अगर पेशेंट हाइपोथायराइड है तो उसको हमने थायरॉक्सिन देनी है, रिप्लेस करना है हार्मोन, ताकि उससे
उस बच्चे की नशोनुमा पे फ़र्क ना पड़े, जो कि 9 मंथ्स के ऊपर काफ़ी बुरी तरह हो सकती है अगर पेशेंट हाइपोथायराइड में हो। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हाइपर थायराइड है तो हम उसमें भी एंटी थायराइड मेडिसिन देते हैं ताकि थायराइड को रोकने वाली, उसकी एक्टिविटी को कम करने वाली हाइपर ना हो वो, मतलब हाइपर अगर हो तो फिर हमने थायराइड को बिल्कुल ठीक है। अब प्रेगनेंसी की हालत में जो हम थायराइड को हाइपर एक्टिविटी को कम करने के होते हैं वो भी स्पेशल मेडिसिन हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हाइपर थायराइड पहले से चलता आ रहा है और उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर हमने प्रेगनेंसी में वो वाली मेडिसिन नहीं रखनी होती। अच्छा। फिर हमने थोड़ा सा ग्रुप चेंज कर देना होता है, क्योंकि ये सारी वो डिस्कशन हम कर रहे हैं क्योंकि ये पेशेंट स्पेसिफिक हो फिर हमने पेशेंट नहीं, एक जान को नहीं देखना, फिर एक और को देखना है, बेबी को भी। बिल्कुल ठीक। कि बेबी का थायराइड अक्सर जो हील प्रिक टेस्ट चेक होता है, जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही टेस्ट करते हैं, जिसके हवाले से ब्लड टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है, ब्लड टेस्ट करके और अंदाज़ा हो जाता है कि उसके वैल्यूज़ कैसी हैं। क्योंकि एक मदर जो कि हाइपोथायराइड का शिकार हो या हाइपर थायराइड को हो तो उसकी वजह से जो डेवलपिंग बेबी होगा उसके थायराइड की फंक्शनैलिटी पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए उसको असेस करना ज़रूरी होता है कि वो जब पैदा हुआ है 24 आवर में उसका थायराइड, फिर उसके बाद सीरियल टाइम के बाद अगर मदर को ड्यूरिंग द कंसीविंग वो इशू रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो बेबी डिलीवर करेंगे तो उस वक्त उस बच्चे का टेस्ट करना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा। ऑब्वियसली। ओके, मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अब थोड़ा सा एक और तरफ आते हैं। ये कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी के केस में, चाहे खातून स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन जब दी जाती हैं उनको, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने के लिए, चाहे वो जनरली कोई मेडिसिन दी गई ताकि वो फर्टिलिटी की तरफ आए, उसके बाद थायराइड के इश्यूज रिपोर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। कि ये कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से थायराइड के इश्यूज होते हैं? स्पेसिफिकली मैं उस डोमेन में तो नहीं बात करूंगा कि उस तरह की मेडिसिन हैं, लेकिन हाँ उसके अलावा मेडिसिन हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लिथियम हम देते हैं जो अक्सर डिप्रेशन के केसेस को दी जाती है, उसकी वजह से अक्सर हाइपोथायराइड उसकी अंडर एक्टिविटी में चला जाता है थायराइड के फंक्शनैलिटी की। इसी तरह दिल की कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसमें एमियोडेरोन एक नाम आता है, वो भी इसी तरह थायराइड की कारकर्दगी को डिस्टर्ब करते हैं और उसको फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको वो भी हाइपो में ले जाते हैं। और इसके अलावा और कुछ मेडिसिन भी हैं, लेकिन अगर हम उस तरह की बात करें तो ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी को रूल आउट करने के लिए हम थायराइड को ज़रूर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अदर हार्मोन्स, अगर मेल है तो उसके डिफरेंट टेस्टों के साथ थायराइड को भी देख लेंगे, और फीमेल है तो उस केस में भी, क्योंकि अक्सर इसको एक्सक्लूड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऊपर साहब एक लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे और जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा ना कि इसमें डिप्रेशन की बीमारी भी रहती है, नींद का आना, मतलब जिसको हम कॉमन फैक्टर भी समझ लेते हैं, क्या इसकी कमी की वजह से या इस तरह के मामलात की वजह से जिसको हम लोग टाइम लेकर डायग्नोज नहीं भी करते तो क्या हम लोग कोमा की तरफ फिर भी इसका रुझान है? जी बिल्कुल। इसमें जो है ना एक हाइपोथायराइड खास तौर पे क्राइसिस इसको हम कहते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत शदीद अगर एक अरसे तक अनडायग्नोज्ड हो, एक अरसे तक उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो वो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हाइपोथायराइड क्राइसिस और कोमा की फॉर्म है। उसमें फिर हमें थायराइड इंजेक्टेबल भी जाना पड़ता है, हमें स्टीरॉयड भी देने पड़ते हैं पेशेंट को स्टेट से निकालने के लिए। ओके, चलें सर आप आ जाएं उस पर जो हमने कहा था, टीजर दिया था कि ये तो हमने जनरली बात थायराइड की की, लेकिन चूँकि आप साथ मौजूद हैं तो अक्सर व्यूवर ना ये पूछता है कि ज़रा अब जब हम एक ऐसा सेगमेंट लेकर आते हैं हेल्थ इशू के साथ, तो वो कहते हैं हमें ये कैसे मालूम हो कि अच्छा कोई खुदा ना खास्ता इशू तो नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी इशूज़ जिनका पता भी नहीं चलता, थायराइड इज़ वन ऑफ देम। कोई बॉडी स्कैन, कोई रूटीन के टेस्ट जो कि आप रिकमेंड करें एज अ डॉक्टर कि अच्छा हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, जेनेटिक इश्यूज ऐसे हैं, तो हमें साल में एक आध बार ये सीरीज ऑफ टेस्ट तो करवा लेनी चाहिए? बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, और मैं इसके हवाले से अगर बात करूं तो इसको एज के हवाले से हम डिफाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एल्डरली में कुछ और ज़रूरियात होंगी, यंग एज में कुछ और होंगी, और अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में कोई कैंसर रन करा है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम देखें तो 40s के बाद यूजुअली हमें देखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर तो ज़रूर इसको एनुअली या 2-2 साल मेमोग्राम अ ईयर होना चाहिए। ठीक है। मैं उन एरियाज़ की ज़्यादा बात करना चाहूँगा जो कि अक्सर ज़्यादा कॉमन भी मिस हो जाती हैं, और हम उसको पिक करके बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। रूटीन टेस्ट तो हम एक बात करें तो सिंपल कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए, किडनी के टेस्ट हो गए, लिवर के हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया, ECG हो गई, ये तो कॉमन एक बैटरी ऑफ टेस्ट है। लेकिन स्पेशलाइज टेस्ट की बात करें, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट किलर है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, कोई पेन नहीं होती, कोई मसले नहीं होते। डेक्सा स्कैन सिंपल
एक दफ़ा करवा लें, अगर 40-45 की एज में, अगर आप ख़ास तौर पे अगर कोई किसी मेडिसिन्स के ऊपर है, स्टीरॉइड के ऊपर है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके साथ उसकी बोन डेंसिटी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, वो हमें देख लेना चाहिए। इसी तरह मेमोग्राफी की जिस तरह हमने बात की, सिंपल सा टेस्ट है, तो अल्ट्रासाउंड बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। और अक्सर मैंने ये देखा है कई दफ़ा, क्योंकि हम आईडीसी में हेल्थ पैकेजेस भी कर रहे होते हैं, हेल्थ पैकेजेस अक्सर वो लोग करवाते हैं जो अपने आप को बिल्कुल फिट समझते हैं और जस्ट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड वो देखना चाहते हैं कि हम, और कोई चीज़ ऐसी हिडन पिक हो जाती है। और वो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है कि अगर वो टाइम पे वो उस वक्त पिक हो जाना एट द अर्ली स्टेज, ताकि आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ जाएं। जी, तो वो मेरे ख्याल में अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल, फर्स्ट पहली चीज़ तो ये है कि आप लाइफस्टाइल अच्छा रखें, बिल्कुल ठीक, इनटेक, एक्टिविटीज़, अपनी जो हैबिट है नेचर की, उठना जागना, वो सही रखें, और उसके बाद फिर सुबह पाकिस्तान की तरह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला काम रखें आप। और सुबह पाकिस्तान देखना भी आप लोगों के लिए बाज़ औक़ात बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि एक हेल्थ का इशू लाजमी रखें, ताकि आप लोगों की जो हेल्थ काउंसलिंग है वो करने में हम थोड़ी सी पार्टिसिपेशन जो है वो सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपके लिए कर सकें। और डेफिनेटली जब आप सुबह पाकिस्तान देखेंगे, इतने हंसते मुस्कुराते चेहरे देखेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे बहुत अच्छा। क्या बात कर दिया आपने। आप एक तो सुबह उठेंगे, फिर आप एक अच्छा सा शो देखेंगे, मुस्कुराएंगे, साथ नाश्ता करेंगे, चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, आपने रहनुमाई की हमारे ना सिर्फ थायराइड से मुतालिक बल्कि जनरल जो हमारे इश्यूज़ होते हैं जो कि समटाइम्स पिक भी नहीं होते, उसके लिए ये कितने अच्छे हेल्थ पैकेज, वो चाहे जिस तरह सर ने बताया अपने कंपनी से मुतालिक, लेकिन ऐसे बहुत से हेल्थ पैकेजेस हम देखते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं ताकि बंदा जान पाए कि कोई खुदा न खास्ता मसला तो नहीं है। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वरना हो जाना मसला प्रोड्यूसर साहब ने आगे मैंने लानी है एक जोरदार चिपेड़ के, तो ब्रेक क्यों नहीं लेना। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने नए मेहमान और पुराने मेजबान के साथ। ठीक है
और अल्लाह ताला इस मेजबान को और मुझे इनके साथ बतौर मेजबान हमेशा सलामत रखे। और सुबह पाकिस्तान आप यहीं देखते रहे। बहरहाल ये तो होगी हमारी बातें, मस्तियां, ये एग्जैक्टली गपशप। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जो देखा जाए तो बसारत से महरूम है, लेकिन जहनी बसारत हो, जिस्मानी बसारत हो या फिर दिल के कहते हैं ना आंखें हो, वो जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम कैसे बनाना है। उन्होंने अपनी बसारत से महरूमी को अपने मुस्तकबिल के आड़े आने नहीं देना। अभी तो जो उनके हवाले से हम बात करें, अगर उनके तालीमी करियर के हवाले से बात करें तो BS इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर के वो स्टूडेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ कहा जाता है कि वो मौसीकी का शौक भी रखते हैं। लेकिन जब हम मौसीकी के शौक की बात करते हैं तो यूं तो शुएब का भी शौक होगा, बाथरूम सिंगर होंगे आप, ठीक है, मैं भी कभी ना कभी गा देती हूँ और अपने गाने रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक दो नहीं कई जबानों में गाना गाने की कमाल महारत रखते हैं। तो आज इस नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। 21 साल ये हैं और इनका नाम है नजाकत अली शाद। ताल्लुक इस्लामाबाद से है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। नजाकत इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख म्यूजिक रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? कैसा कॉम्बिनेशन है ये भाई? देखा जाए तो दरअसल मैंने म्यूज़िक की वजह से ही इंग्लिश को चूज़ किया। अच्छा। क्योंकि लिटरेचर का और मौसीकी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इस ताल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। ज़बरदस्त। आप बताएं कि आपको 3-4 साल तो हो गए म्यूजिक सीखते सीखते। मुझे 5th ईयर चल रहा है। 5th ईयर है माशाल्लाह। और आप ऐवान सदर में भी परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत से जगह पर माशाल्लाह आप गए हैं, आपको लोग सराहते हैं। थोड़ा सा बताएं, 5वां साल म्यूजिक का कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ सीखने गए? वैसे तो थोड़ी लंबी स्टोरी है पर मैं चाहूँगा थोड़ी शॉर्ट करूँगा। ओके। मैंने जो अपनी म्यूज़िक सीखने की शुरुआत की थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में। 2017 में मैंने सीखना शुरू किया था अपने उस्ताद जनाब उस्ताद सरफराज अनवर के पास। फिर 2 साल उनके पास मैं सीखता रहा, फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई PNCA से शालीमार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो है आहंगे खुसरवी म्यूज़िक एकेडमी। फिर उनके साथ ही मैं वहाँ पे आ गया और उन्हीं के साथ हूँ और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं टीचर बदलने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना मुझसे होता है। उस्ताद बदलने पे यकीन नहीं रखते, क्या बात है। अब मेरा ख्याल है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम आपसे जरा कुछ सुनते हैं। जी, मैं जो आप कहें। नहीं, जो आप कहेंगे। मैं तो आप, मुझे तो पता है आपको माशाल्लाह काफी हम कहेंगे वैसे, और अगर आपने शुएब पर छोड़ दिया ना तो वो आपको बहुत तंग करेंगे, कहता ही रहेगा सीरियसली। जी, मैं आपको सबसे पहले राग भैरवी और दरबारी का एक मिक्सचर है गाने में, तू कुजा मन कुजा, आप सबने सुन रखा होगा। तो या नबी या नबी सल्लू अलैहि वालेही, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे कुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई खाक हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ,
तेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। किस किस जबान में गा लेते हैं? आई कैन सिंग ऑलमोस्ट इन 12 लैंग्वेज। अच्छा। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश एंड उर्दू। हाय, मुझे सराइकी में सुनना है। अच्छा, मैं तो चाह रहा हूँ कि हर जबान में एक एक मैंने आपको कहा था ना, अगर आप शुएब पर छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ? लेकिन मैं पहले सराइकी में सुनेंगी, फिर उसके बाद आप जो ठीक है, जैसे जरिए आप कहें। चल चबीला सजदा ते को फुल्ला वाला चोला, हो चल चबीला सजदा ते को फुल्ला वाला चोला, हो चल चबीला सजदा ते को फुल्ला वाला चोला, हिस्सो साला विच इक जमदा है तेजे सोना डोला, मेढा रांझणा मेढा रांझणा मेढा रांझणा हो मेढा रांझणा। थक गया हूँ से जंगलों दे विच कर कर के मजदूरी, थक गया हूँ से जंगलों दे विच कर कर के मजदूरी, हाय थक गया हूँ से जंगलों दे विच कर कर के मजदूरी, आ तेरे कन कुट रखिए सुचेगी दी चूरी, मेढा रांझणा मेढा रांझणा मेढा रांझणा हो मेढा रांझणा। वाह, क्या बात है। तमिल में भी गा लेते हैं जी? तो हो जाए। प्रेमामृदी कृपानिधि नड़पिंचु सारा दिन, प्रेमामृदी कृपानिधि नड़पिंचु सारा दिन, नी प्रेमये ना ध्यानमो नी स्नेहमे ना प्राणमो नी वैना गानमो, प्रेमामृदी कृपानिधि नड़पिंचु सारा दिन। मराठी हो जाए? मराठी भी अच्छा। मेरा ये कहना है कि कुछ वो सुनते हैं जो समझ भी आए, मतलब तशरी भी तो आए ना यार। ठीक ये है, भी है, ये भी है ना, ये भी है ना। जी जी जरूर। पहले वाला थोड़ा सा समझ आया था, इसके बाद मराठी भी सुनेंगे यार। पंजाबी में मुझे वो वाला गाना बहुत पसंद है, मैंने कुछ लोगों को गाते हुए भी देखा, वो चिट्टा चोला। नहीं आता नहीं आता? आए नहीं आता वैसे। मैं आपको सोने दी तवीतड़ी सुनाता हूं। हाँ, सोने दी तवीतड़ी, दैट इज अमेजिंग। जे मैं हुंदी डोलना हो डोलना, सोने दी तवीतड़ी, रेंदी गल नाल लगे तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, किवे बड़ा जानिया ओ जानिया, ओए सोने दी तवीतड़ी, तुम टिडिंग 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 बोलो। मैं होंदी डोलना ओए डोलना, सोने दी तवीतड़ी, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी ख्वार वे, वंड लिया ने तेरे नाल मेरा प्यार वे, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी ख्वार वे, वंड लिया ने तेरे नाल मेरा प्यार वे, ऐसो तन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, डंग मारे हानिया ओए हानिया, ओए सोने दी तवीतड़ी, हज मैं हुंदी डोलना ओए डोलना, सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है, जबरदस्त। आपकी बहन भी हमारी मेहमान बनी थी। जी, मुझे आइडिया। रुबीना शाद साहिबा। और क्या खूबसूरत शायरी की थी माशाल्लाह उन्होंने, कि अमेजिंग। और आपने उनका लिखा हुआ कलाम भी पढ़ा। जी
हमने रिसेंटली रबीउल अव्वल के मौका पर एक नात रिलीज़ की थी जी। जो कि उन्होंने लिखी थी और उसको मैंने पढ़ा था। जबरदस्त। अब क्या सुने? अब मैं आपको मैडम नूरजहां का सदा हूँ अपने प्यार की सुनाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। रचे हैं मेरे ज़मज़मे, रचे हैं मेरे ज़मज़मे, हवा में घटाओं में मेरे गले का नूर है, घुला हुआ फ़ज़ाओं में मेरे गले का नूर है, घुला हुआ फ़ज़ाओं में। कहूँ तो चांदनी हूँ मैं, चिड़ूँ तो एक साज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतनी लैंग्वेज में सीख रखा है, सबसे ज्यादा मुश्किल किस लैंग्वेज को सीखने में आई और उसके गाने को गुनगुनाने में आई? एक्चुअली मुझे मसला डिक्शन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, असल में मेरा जो मेन फोकस होता है वो कॉम्पोजिशन का। फिर अगर मुझे किसी भी लैंग्वेज की कोई कॉम्पोजिशन पसंद आ गई तो फिर वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, फिर वो शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है याद करने की, तो फिर मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। कितना वक्त लगता है एक गाना याद करने में? एक गाना याद करने में सीखने से पहले तो बहुत लगता था, लेकिन अब तो एक इतना अरसा हो गया म्यूज़िक करते हुए, तो अब मतलब 2 से 3 दिन लगते हैं। और अगर उस्ताद मतलब उनकी गाइडेंस रहे तो फिर तो विद इन 40 to 50 minutes। ओह 40 to 50 minutes, that's it। जबरदस्त। मराठी हो जाए जरिया, या कोई और लैंग्वेज आपके माइंड में है? सिंधी हो जाए, क्योंकि सिंधी हो जाए, चलो ठीक है। वो बड़ी प्यारी ज़बान है। चलो लास्ट है ये सिंधी। मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, तूते मामण जे कुल्ले, तूते चाचण जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले दे टिल्ले, गुजर जूं मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले। नथ गड़ायम सवानिड़ी अल्लाह लग राणा, नथ गड़ायम सवानिड़ी अल्लाह लग राणा, ओ राणा तमराज थींदा, राणा तमलक थींदा, राणा तमराज थींदा, राणा तमलक थींदा, तूते मामण जे कुल्ले, तूते चाचण जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले दे टिल्ले, गुजर जूं मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले। क्या बात है, जबरदस्त जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे सेट पर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको सुनकर, आपके बारे में जानकर। आपका भी शुक्रिया, और आपके साथ जो म्यूजिशियन हमारी उस्ताद जरियाब थी उनका भी शुक्रिया जिन्होंने थैंक यू सो मच बीट्स बजाने पे फोकस रखा ताकि आप लोगों को महसूस किया जा सके, मजीद एंटरटेन किया जा सके। तो ऐसा करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप कहें जरियाब। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ कि वैसे ही होगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एक नए मेहमान के साथ सेलिब्रिटी लाउंज में। देखते हैं
हैं कि कौन सी मेहमान शख्सियत बनी है आज सुबह पाकिस्तान की जीनत। तो स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। वेलकम बैक। सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद कहते हैं कि ऐसी मेहमान शख्सियत जिनसे लास्ट नशिस्त पर गुफ्तगू का उतना मौका नहीं बना, चूंकि ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर था तो बात उस तरह कर ना पाए। आज दोबारा से हमने मदू किया है। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुल हमीद खान नियाजी साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया एडवाइज़र का ओहदा भी रखते हैं। लेकिन आज सियासत पर बात बिल्कुल नहीं करनी, आप अहद कर लें कि नहीं करनी। बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन बड़े एक्टिव सियासतदान हैं अपनी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कुछ ऐसा हम लोग करते रहे। मैं मुद्दा ही ऐसा छेड़ दूंगा कि हम सियासत पर आएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया। सर थैंक यू फॉर कमिंग। सर हमने तो आपको करना ही था, क्योंकि अक्सर आपको कुछ शोज में देखा है तो जिस तरह से आप वहां पर लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, वो बड़ा एक वासे चौधरी साहब के प्रोग्राम में मैंने आपको एक दफा देखा था। वासे चौधरी के प्रोग्राम में तो बल्कि ये था कि वो कह रहे थे कि जी आप जो है ना सियासत छोड़ें और कारोबार और हमारे साथ कुर्सी लगा के बैठ जाए। That was too entertaining by the way। सर सियासत शख्सियत ऐसी है। हाँ जी, शख्सियत ऐसी है। नहीं शख्सियत ऐसी है मेरी, बिल्कुल कोई चढ़ावा नहीं है। अच्छा, जो आपके साथ भी बातचीत होगी ये अंदर से होगी, ठीक है, और बिल्कुल बाहर की लाइफ में भी मैं ऐसा ही हूँ। मतलब जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल। सर ये बताएं कि सियासतदान सियासतदान जो हमने स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो देखा कि उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ छाड़ दिए, बिजनेस कोई नहीं, आपने कंटिन्यू किया हुआ है। देखें सर, असल पता है क्या कि कुछ लोग पैसा यहाँ से नहीं बनता इसलिए नहीं देखें जी, कुछ लोग होते हैं कि सियासत में आते हैं और पैसा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने सियासत का जो आगाज जो किया था ना, वो इमरान खान के साथ इसलिए किया था वहाँ मियाँ वाली से 1997 में, ठीक है। वो पहला जो इलेक्शन था खान साहब का, वो 4 हलकों से लड़े थे और उनमें से एक ज़िला मियाँ वाली भी था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये शुरू किया था कि खान साहब ने हमें मोटिवेट किया था। उससे पहले तो हम नून में जो है ना वहाँ पे एज ए वर्कर जाते थे, ठीक है, लेकिन खान साहब ने कहा कि ये पार्टियाँ इस तरह की हैं कि ये सारे जो है ना अपने ख़ानदानों को बनाते हैं और हम पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे, ठीक है। तो हमने खान साहब की बातें जब सुनी तो खान साहब ज़ाहिर है हमारे अपने ब्लड के हैं, हमारी फैमिली के हैं, नियाजी फैमिली के हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारे भाई हैं, मान है हमारा। तो मैंने खान साहब से ज़ाहिर एज ए क्रिकेट चैम्पियन भी थे,
तो हम उस वक्त तो बड़े यंग थे, तो मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की। सही। तो खान साहब ने जब हमें मोटिवेट किया तो मैंने कहा जी छोड़ो नून शून को, फिर अब आज से ये कारवां आपके साथ हमारा हो। क्या बात है। उस कारवां में शामिल हुए, फिर हमने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर 2002 में हमारे मियाँ वाली के लोगों ने बड़ा अल्लाह ने करम किया और उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। फिर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हमारे अपोनेंट थे उनके 60,000 वोट और खान साहब को 66,000 मिले, और बाकी 3 सीटों से खान साहब हार गए। लेकिन मियाँ वाली के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी, और खान साहब पहली दफ़ा नेशनल असम्बली में गए और PTI वहाँ से बनी और असम्बली में गई और खान साहब एज ए मेंबर नेशनल असम्बली वहाँ पहुंचे। इससे पहले कि हम किसी और सवाल पर जाएं, PTI से आपकी मोहब्बत का ताल्लुक जरा मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मत कहिए, यस, ये मत कहिएगा कि एंकर की आंखें बहुत तेज हैं। आपके कोर्ट में एक कोर्ट है एंड PTI का फ्लैग है। दिखाइए देखिएगा कैमरा अगर दिखा सके, ये के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा। बिल्कुल ये अच्छा हल्का हल्का नजर आ रहा है। हल्का हल्का नजर आ रहा है। ये देखिए सर, ये चीज ये जो है ना, हाँ सर, बाकी सारे कोर्ट्स में भी ऐसी है। ये बिल्कुल मेरे सारे कोर्ट में है और ये झंडा हमारी कब्र तक साथ जाएगा। क्योंकि मैं ये कहने लगी थी कि अगर पार्टी चेंज होगी तो कोर्ट सारी। पार्टी मैंने नहीं चेंज किया, मैंने कहा कि हम खान साहब के साथ हैं, और पार्टी मैंने कहा नून उस वक्त PTI तो बनी नहीं थी, खान साहब तो अपना नया जो है ना स्टार्ट ले रहे थे 97 में, तो हमने बाकी सारों को जो है ना आप एज ए यंगस्टर देखा हुआ था, लेकिन हमें ये था कि एक वाहिद उम्मीद जो है ना और तब्दीली जो है ना ये बंदा ला सकता है, और जिसका नाम इमरान खान है। और खान साहब को मैंने बहुत ज़ाती करीब से देखा। खान साहब पहली दफ़ा जब उम्रे पे गए तो ये अपना जमायमा खान के साथ, फिर उसके बाद जब ये रेहाम खान के साथ गए, फिर अभी बुशरा बीबी साहिबा के साथ गए, तो मैं उनके साथ ही था। तकरीबन हर सफ़र में मक्का, मदीना, जद्दा, फंड रेजिंग में भी हम इकट्ठे होते थे। मियाँ वाली की सारी कंपेन हमने 1.5-2 महीने खान साहब वहाँ ठहरे और हमने हर जगह पे इकट्ठी जाके कंपेन की। तो ये बताएं कि इमरान खान साहब तो जब जाते हैं उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुल जाता है, आप भी गए अंदर? मैं खान साहब के साथ मैं नहीं गया। अच्छा। लेकिन मैं 1996 में अकेला गया था। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट, मेरा पहला उम्रा था। तो उस दौरान मुझे भाई ने मना भी किया बड़े ने कि आप ना जाएं, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही है। अच्छा। तो वहाँ पे वो मज़ा नहीं आता जो है ना, क्योंकि आगे उन्होंने ना वो सारी चादरें खड़ी की हुई हैं और उनके ऊपर डंडे से लगा के और सारा कवर किया हुआ है ना। तो मैंने कहा नहीं ये वीज़ा लग गया है, अल्लाह की बुलावा के मैं जाऊँगा। तो वहाँ पे फिर मैं जब गया तो मैं भी खान साहब की तरह हूँ कि जो ठान लेता हूँ ना तवक्कल अल्लाह पे करता हूँ, फिर मैं करता हूँ वो काम। तो मैं तवाफ कर रहा था तो उधर ना वहाँ पे पैंट शर्ट इसी तरह उनकी होती थी सिविल ड्रेस, लेकिन यहाँ पे उसका नाम लिखा होता था ना, नेम प्लेट, जैसे आर्मी अफसर या फौजी कोई भी फोर्स करती है। तो एक मलिक असलम नाम का बंदा था। मैंने कहा यार ये बंदा आले ना लगता, ये कौन है? कहते हैं कि ये पाकिस्तानी और बिन लादेन कंपनी का चीफ इंजीनियर है और ठेका बिन लादेन का है। ठीक है। तो मैंने कहा यार कल इससे बात करूँगा। तो मैंने उसको कहा अगले दिन ना, तो मैंने कहा मलिक साहब यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? कहते हैं यस। मैंने कहा आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। तो कहता है यार फिर पाकिस्तान किस जगह से हैं आप? मैंने कहा जी मियाँ वाली। तो कहता यार फिर सराकी जाल करिए। मैंने कहा जी आप किधर? कहते हैं मैं भी मियाँ वाली का हूँ और हम लोग शिफ्ट हो गए खानेवाल कितने अरसे से, 30 या 35 साल पहले। तो कहने लगे हाँ जी बताएं हुक्म। मैंने कहा हुक्म नहीं यार, ये सुना है कि आप इसके चीफ इंजीनियर हैं और इसके अंदर जो काम हो रहा है कि इसमें ज़रा मुझे भी अगर आप ले जाएँ तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। तो मुझे कहने लगे कि ये मैं कुछ नहीं कर सकता। सुबह एक यहाँ का ख़ानदान है, शाबी ख़ानदान, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी उनको दी है ना, और वो सुबह उनका एक बंदा शहज़ादा आता है, वो ताला खोलता है, हम साथ आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपका मुकद्दर हुआ तो आप आ जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा फिर मैं कहाँ आपका वेट करूँ? तो कहते हैं जी आप ये जो बाब उमर है ना दरवाज़ा वहाँ का, उसमें आपने बैठना है। तो मेरी वहाँ रूटीन होती थी, यंगस्टर यंग भी थे। तो मैंने कहा कि मैं तो जी सारी रात जागता हूँ, यहाँ पे तवाफ़ करता हूँ, दुआएं मांगता हूँ और सुबह मैं नमाज ये फजर पढ़ के इशराक पढ़ के फिर सोने जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस आपने इधर ही रहना है, इशराक पढ़ के जाना नहीं। इशराक के बाद वो आता था ना खोलने के लिए। तो सुबह वो आए तो मैंने उनको कहा जी मैं तो बैठा हूँ। तो उसने कहा उसको अरबी में कि जी ये मेरे गाँव का है और इस तरह से ना। तो उसने कहा ठीक है ओके ले आओ जी। मैं अंदर चला गया। तो जो ही हम अंदर एंटर हो रहे थे तो मैंने उनको कहा जी मेरे साथ 4 बाबे भी हैं मियाँ वाली के, वो वहाँ पे दुकानदार थे। तो मैंने कहा जी वो भी साथ हैं, तो वो ये ना कहें कि यार हमें साथ लाया है और ख़ुद अंदर चला गया। और मैंने तो उनकी एक की बेगम भी है। तो उसने कहा नहीं औरतें दुनिया सकती, मैं इनका भी कहता हूँ। तो अल्लाह ने उनको भी बुलाना था, उन्होंने उनका कहा तो उसने कहा जी इनको भी अंदर आना। अब न जाने कौन किसका वसीला था और किसके जरिए आपने फिर मैं जब अंदर एंटर हुआ काबा में, तो मेरे तो अभी भी यकीन करें जैसे ये बाल खड़े मैं सुन के मेरे सर गूज़बम्स। अच्छा मैं ना एक तो मैंने ना यूं में एंटर होते ही ना मैं सारे हम चारों बैठ गए, 5 हमने नफल पढ़े 2,
तो वो कुदरती बात अल्लाह की खास करम नवाजी थी कि मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उस दौरान बाबे वो दुआएं मांग रहे थे, तो मैं आगे चल के ना तो मैं इस साइड पे ना मैंने 2 नफल और पढ़ लिए, फिर इसी तरह आगे इस तरह करके 2 और, वो तो चारों साइड जो काबतुल्लाह शरीफ है, तो मेरी तरफ कोई नहीं आया। तो मैंने ना इधर एक कपड़ा आगे बंधा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे देखा, तो मैंने कहा इसके अंदर क्या है, तो एक 2 चारपाइयों की या 1 चारपाई, ये नहीं होती सादी चारपाई बान वाली, इस टाइप की 1 या 1.5 2 चारपाई आ जाती होगी। अच्छा, तो मैं उसके अंदर जहाँ उधर भी बैठ के नफल पढ़े ना। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये वो जगह है जहाँ पे बाद लोग कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अच्छा। और वो जो जहाँ से आप पढ़ते हैं ना, अच्छा वो वाला जो कोना है, तो उसके अंदर भी मैंने 2 नफल पढ़े। फिर उसके बाद मैं दुआ मांग रहा था, तो वो पुलिस वाला और वो जो मलिक असलम साहब थे वो आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कितने पढ़ ली? मैंने कहा जी मैं 8 नफल पढ़ लिए, तो दुआएं मैं मांग रहा था। अच्छा, वो मैं उस वक्त ये नाम नहीं करूँगा, लेकिन उस वक्त एक सियासी पार्टी थी, तो मैंने कहा कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, या अल्लाह इसको तब्दील करना। यकीन करें कि मेरी ऐसी दुआ कबूल हुई कि 3-4 दिन बाद जो है ना उनके अपने ही प्रेसिडेंट ने जो है ना वो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली डिज़ॉल्व कर दी। इसी तरह मेरी सिस्टर है, उनकी जो है ना औलाद नहीं थी, उसके लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने उसको फिर बेटा माशाअल्लाह। तो फिर मैंने अपने रिज़्क के लिए दुआ मांगी, क्योंकि मैं बिल्कुल मीडियाकर सा फैमिली का बंदा था और मैं लाइफ में बिल्कुल नया आ रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ में, कारोबार में। उसमें मैंने नया प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, तो उधर से इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो यकदम मेरे प्रेस को भी बूस्ट मिला और मुझे अल्लाह ने उधर से बड़ा रिज़्क दे दिया। तो वहाँ फिर जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा इधर कोई भी नहीं है, मेरे साथी जो थे, तो मुझे कहने लगे मलिक असलम इधर आओ यार, तो मैं एक और काम भी कराऊँ। तो वो जो उनके इंजीनियर और वो लगे हुए थे, तो उसने मुझे कहा उठाओ ये ईंटें। फिर उसने मेरे अपने हाथ से वो सारा वो मसाला लगा के ना आगे रखा और कहा उठाओ ईंटें और अपने हाथ से लगाओ। फिर 5 ईंटें मैंने खुद लगाई। ये भी अल्लाह का खास करम है, बहुत बड़ा करम। और मेरे पे ये खास करम हुआ है, मैं किसी बड़े के साथ नहीं गया, किसी लीडर के साथ नहीं गया, ये अल्लाह का खास करम हुआ। और फिर मैं बाहर बुलावे ऐसे भी होते, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में ऐसे कोई मलिक असलम आए। और यकीन करें कि उस बंदे के साथ मेरा उसके बाद कोई रब्ता नहीं रहा, मैं फिर जाता। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अल्लाह का खास करम हुआ कि मैंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह कि मुझे अपने घर में और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हर साल बुलाना। फिर हर साल में मैं 6 से 7 दफ़ा जो है ना जाता था। ये अभी भी जब कोरोना है मेरा जो है ना वो मैंने टेलीफोन किया, अमानुल हक जो है ना नईमुल हक साहब के जो बेटे हैं ना, एक ही बेटा उनका, अल्लाह उनको खुश रखे। तो मैंने फ़ोन किया कि नईम भाई की तबीयत ख़राब है, तो मैं यार 3 दिन के लिए हूँ ना, तो मेरा सामान पैक था, तो इनको नईम भाई को मैं खुद एयरपोर्ट छोड़ने गया था कराची के लिए। सही। तो उन्होंने कहा नहीं अबू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो किसी भी लम्हे डेथ हो सकती है, तो आप मत जाएँ उम्रे पे, बल्कि आप अभी इस तरह करें कि कहाँ पे। मैंने कहा जी मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, तो कहते नहीं आप कैंसिल करें और आप कराची आने वाली करें। फिर मैं वहाँ से वही सामान लेके कराची चला गया। कराची जब मैं उतरा तो उनकी काफ़ी कोई कॉलें आई पड़ी थी ना, मेरे मोबाइल पे मिस कॉल लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि कॉलिंग बहुत आई। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा मान भाई खैरियत है? कहते हैं नहीं पापा फौत हो गए ना। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। फिर उसके बाद उनको दफना के सारा, वो इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड माई, वो तो मेरा भाइयों की तरह था ना नईम भाई। तो यानी मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त भी वही बैग मेरा एज इट इज़ जो है ना वो पैक पड़ा हुआ है। लेकिन वो कोरोना यकदम आ गया, फिर कोरोना के बाद फिर ये पाबंदियाँ लग गई और अब जो है ना तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं, मैं नहीं जा सका, वरना साल में मैं 6-7 दफ़ा ज़रूर अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सभी का रखते सफ़र एक साथ बांधे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ समेत इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जाके और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इतना मज़ा और सरूर आएगा कि फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस पे राज़ी हो जाता है ना, फिर वो बार बार बुलाता है। फिर मेरी 4 बेटियाँ थी, मेरा बेटा नहीं था, तो मैंने तो मिसेस को कहा, मैंने कहा इस दफ़ा हम जाएंगे तो मैं मदीना पाक जाऊँगा और मैं इंशाल्लाह ना वहाँ बैठ के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक कमी है और वो मेरे बेटे की है ना, और मुझे ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने वहाँ रो के दुआएं मांगी मस्जिद नबी में, रोज़ा रसूल के जो है ना अंदर बैठ के, तो वहाँ पे अल्लाह ने फिर करम किया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी दिया माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 बेटियों के बाद ना। तो वहाँ पे तो जो आप मांगते हैं आपको मिलता है, बस ये है कि आप दिल से मांगें। बेशक। तो इसलिए जो है ना सियासत से हट के भी जो है ना, असल तो आपकी जो ज़िंदगी है वो अगली वही है ना। बेशक ऐसे ही है। तो सियासत भी है, जो बिज़नेस की आप बात कर रहे थे, तो मैंने तो ये देखा है कि हमने जो सियासत करनी है, जो खान साहब का सच्चा वर्कर है या उसका जो लायल है या उसका वफादार है या उसके उस पे चलने वाला है, उसको जो है ना पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है सर, ये हमारा मुल्क है, बिल्कुल ये इदारे हैं, इदारे हैं तो हम हैं। ज़बरदस्त सर, सर बहुत शुक्रिया। इसके बाद तो मैं कहता हूँ बात ही खत्म हो गई, सोचा कुछ और था, बात किसी और तरफ निकल गई। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन यहाँ से तो हम अल्लाह कह रहे हैं, आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, प्लीज़ मुलाहिज़ा।